तो लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज एसी सर्किट का सब कुछ देखे थे। आज हम लोग पैरेलल एसी सर्किट शुरू करते हैं। पैरेलल एसी सर्किट के साथ जेई के सिलेबस में देखोगे तो कैटेगरिकली मेंशन्ड है सीरीज एसी सर्किट, लेकिन अगर पैरेलल में कुछ ऐड वैड कर देता है कोई एक दो कंपोनेंट तो आप उसको मतलब मना नहीं कर सकते कि नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स पैरेलल सर्किट तो नहीं पूछेगा, ये पक्का है, क्योंकि पैरेलल एसी सर्किट को सॉल्व करने की अलग कहानी चलती है। तो एनीवे, तो थोड़ा सा आपको मैं पैरेलल एसी सर्किट का जो पॉसिबिलिटी है वो बताता हूँ। तो आज हम लोग पैरेलल एसी सर्किट करेंगे। टेक्निकली ये लास्ट टॉपिक है और फिर सीरीज पैरेलल जितने भी हैं सब मिला के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, दो चीज बताया होगा लास्ट में, क्वालिटी फैक्टर ऑफ एसी सर्किट और बैंडविड्थ ऑफ एसी सर्किट बताया था। हाँ सर। यस सर। बैंडविड्थ का मोटा मोटा कहानी ये है कि 50% ऑफ मैक्सिमम पावर के रेंज में जो फ्रीक्वेंसी है उसको बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन दैट बैंडविड्थ इसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा आया था, क्यू फैक्टर 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी, ऐसा कुछ आया था। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी वाइज दो टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट करती है, एक कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट और एक कहते हैं रिजेक्टर सर्किट। तो जस्ट एज अ डेफिनेशन, एक्सेप्टर सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में एक्सेप्टर सर्किट का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम एसी के फ्रीक्वेंसी का आरएलसी सीरीज सर्किट में इस तरह से एडजस्ट करें कि मैक्सिमम करंट और पावर आउटपुट मिलेगा, तो वो तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर। हाँ सर। तो ये जो रेजोनेंस लाने का कंडीशन है, तो ऐसे सर्किट में क्या होता है, एक्सेप्टर इसको क्यों बोलते हैं ये थोड़ा सा समझो। रेडियो सुना है तुम लोग? हाँ सर। रेडियो का अभी तो आजकल तो डिजिटल आता है, वो गोल घुमा के ट्यून किया है कभी? हाँ सर, किया था। हाँ सर। जैसे मान लो, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कभी कभी देखते हो रेडियो में लिखा रहता है 98.4 मेगाहर्ट्ज, मान लो ये फ्रीक्वेंसी है। तो डिजिटल में तो नहीं पता चलेगा, जो वो ट्यूनिंग घुमाने वाला रहता है उसमें देखोगे वो 98.4 से थोड़ा आगे या थोड़ा कम पीछे जाता है तो वो झर 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 आवाज आती है। हाँ सर। है ना? तो यही कहानी, तुम लोग तो नए जनरेशन को नहीं देखा होगा, वो वाला टीवी देखा है जिसमें बीच में गोल गोल घुमाते थे? हाँ सर, देखा है। देखा है ना? उसमें भी यही होता था, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जब तक वो नहीं पकड़ता था तो उसके आसपास रहने पर वो झरझर आता था। पिक्चर ट्यूब से न पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती थी, न साउंड की क्वालिटी अच्छी होती थी। तो ये जो एक्सेप्टर सर्किट का मतलब है कि वो सर्किट उसी एक फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए अगर बना है, जैसे मैंने कहा किसी एसी सर्किट में पावर सप्लाई मैक्सिमम होगी उसके रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, तो मैक्सिमम पावर सप्लाई में जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो परफॉर्मेंस उसी समय मिलेगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। नहीं तो क्या होगा, उधर से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जस्ट ये एक नाम है। तो ऐसे सर्किट को, जो सर्किट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर, आरएलसी सीरीज सर्किट जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर ऑपरेट करता है, वैसे सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। तो ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है, नया कुछ नहीं है। सर सिर्फ ओमेगा नॉट होता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है? नहीं, वही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर। ठीक है। तो जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं ना, वॉइस या पिक्चर का ट्रांसमिशन, उस सर्किट का नाम होता है एक्सेप्टर सर्किट। वो इस तरह से डिजाइन होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो सिग्नल जा रहा है उसी को कैच करेगा, उससे थोड़ा भी दायां या बायां होगा तो उसको कैच नहीं करेगा। ठीक है?
ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ सर। अच्छा, एक और देखोगे एनसीईआरटी सब में टर्म मिलेगा चोक कॉइल। चोक देखा है क्या ट्यूबलाइट में किसी ने? हाँ सर। नाम सुना है कभी? हाँ सर, नाम सुना है, देखा नहीं है। अच्छा, तो कोई भी कॉइल क्या होता है, उसमें वायर लपेटा हुआ होता है, यही कहानी होती है। तो वायर का एक अपना रेजिस्टेंस होता है वो, और जिस तरह से उसकी वाइंडिंग है, जिस किसी भी मतलब जैसे भी कॉइल बनाया उसके हिसाब से उसका अपना इंडक्टेंस एल होता है। ठीक है, तो इन जनरल हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस और लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को चोक कॉइल कहते हैं। आइडियली मतलब बोल देगा आपको बुक में कि जीरो रेजिस्टेंस एंड वेरी हाई इंडक्टेंस, इसको चोक कॉइल कहते हैं। हाँ सर। ठीक है, इसका काम क्या है? तो चोक कॉइल का काम, जैसे डीसी सर्किट में रियोस्टेट होता था ना, उसका क्या काम होता था? सो वेरिएबल रेजिस्टेंस। बस जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस देने के लिए उसका यूज होता था, उसी तरह सर्किट में वेरिएबल इंपीडेंस देने के लिए चोक कॉइल का काम होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 होता है और एल की वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो। आइडियल चोक कॉइल में कोई पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली होता है। ठीक है, तो इन जनरल जो एलआर सर्किट है, एज सिंपल एज दिस, ये एनसीईआरटी बुक में कहानी वाने लिखा रहेगा, बट थंब रूल आप समझ लीजिए। जो एलआर सर्किट हम लोग पढ़े थे ना, जो एलआर सर्किट हम लोग पढ़े थे, उस एलआर सर्किट में एल की वैल्यू ज्यादा और आर की वैल्यू मिनिमम है, तो वही हो गया चोक कॉइल। तो ये सिर्फ नेमिंग टर्मिनोलॉजी है, इसके कोई न्यूमेरिकल या कुछ ऐसा नहीं है। तो चोक कॉइल जहां भी लिखा हुआ मिलेगा हम लोग एलआर सर्किट समझ जाएंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आर हम लोग 0 समझ जाएंगे, एल हाई समझ जाएंगे। क्लियर? ठीक है सर। जहां कहीं भी एक्सेप्टर सर्किट लिखा होगा वहां हम अपने मन से सीरीज एलसीआर सर्किट समझ लेंगे और समझ लेंगे कि सप्लाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। सर मुझे एक बार चोक वायर का फिर से बताएं। एलआर सर्किट जो पढ़े थे ना, वही है चोक कॉइल। फर्क सिर्फ इतना है कि व्हेन R means resistance, R is approximately 0 minimum and L is comparatively very high value of L, then this LR circuit is called as choke coil. ओके सर, मतलब हाँ, जो एलआर सर्किट है उसमें सिर्फ करंट होगा और एल होगा। हाँ, L होगा और R की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी, नेग्लिजिबल। ओके सर। तो इस कॉम्बिनेशन को चोक कॉइल कहते हैं। मैथमेटिकली ये एलआर सर्किट ही है, जैसे उसको करते थे वैसे ही इसको भी करेंगे। ओके सर। तो दो टर्मिनोलॉजी मैंने सिखाई। choke coil is mathematically a LR circuit. Value of L is very high, value of R is ideally 0. choke coil में कोई पावर लॉस नहीं होता है और choke coil AC सर्किट के रियोस्टेट के जैसा काम करता है, जिसमें हम इम्पीडेंस को कंट्रोल करते हैं। ये उसका यूज हो गया। दूसरा मैंने बताया आज एक टर्मिनोलॉजी एक्सेप्टर सर्किट का। तो क्वेश्चन या कहीं किसी लैंग्वेज में एक्सेप्टर सर्किट सुनाई दे, इट मीन सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहा है। क्लियर? ओके सर। एट द सेम टाइम इट इज बीइंग ऑपरेटेड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मैथमेटिकली कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, नाम है। ठीक है, पैरेलल सर्किट पर आगे बढ़ते हैं। सीरीज सर्किट में ये छोटा सा दो चीज मतलब कंसेप्चुअल पॉइंट बाकी था, इसलिए मैंने कर दिया। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में भी क्या हो सकता है? केबल एल हो सकता है, केबल सी हो सकता है, इस सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी दो का। तो इन जनरल हम एक एलसीआर का पैरेलल सर्किट लेते हैं। पैरेलल सर्किट का मतलब हो गया कि एक सेकेंड डायग्राम बनाने दो।
ये एक L है, ये एक R है, और ये एक C है। थोड़ा सा कंसेप्चुअली सब लोग सुनना, इसमें लिखने का काम बाद में भी कर लोगे, नोट भी मैं भेज देता हूं तो वो दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पैरेलल सर्किट को डील करने की कहानी सीरीज सर्किट के से थोड़ा अलग है। मान लेते हैं इस सर्किट को मैंने किसी एक एसी सप्लाई से जोड़ दिया, जनरल केस। तो जैसे जो फेजर का तरीका सीरीज सर्किट को डील करने का था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक दिमाग लगाना है। देखिए क्या, ये आपका हो गया सप्लाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब, लिखना विखना बंद करो, जो बोल रहा हूं वो लाइन ध्यान से सुनो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सीरीज सर्किट में क्या होता था, सुन रहे हैं सर? सीरीज सर्किट में क्या होता था कि तीनों एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग फेज में होते थे। हाँ सर। और सारे पोटेंशियल का वेक्टर सम इनपुट के बराबर होता था। हाँ सर। इसमें कोई डाउट नहीं? नहीं सर। इस केस में क्या होगा कि तीनों में, जो एग्जांपल मान लो मैंने लिया, इसमें तीनों का सप्लाई तो सेम है, तो चाहे मैं L बोलूं या R बोलूं या C बोलूं, किसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हर मोमेंट पर सेम रहेगा। यस। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हर मोमेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन काम की बात, अब किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जाता था वो करंट उसके क्रॉस पोटेंशियल से π/2 फेज पीछे होता था। यस। हाँ जो सर। रेजिस्टेंस से जाता था वो पोटेंशियल के अलोंग ही होता था, और जो कैपेसिटर से जाता था तो वो आगे होता था। यही कहानी थी। हाँ सर। तो इस पैरेलल सर्किट में फिर से सुनना, जो सीरीज सर्किट था उसमें कॉमन क्या था? करंट। करंट कॉमन था सर। सीरीज में कॉमन क्या था? करंट। करंट। तो जो भी फेजर बनाते थे उसमें हम लोग करंट को, आई मीन जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन VR था उसको रेफरेंस लेते थे और उसके हिसाब से फेजर बनाते थे। हाँ सर। हाँ सर। सर इसमें पोटेंशियल देंगे। इसमें कॉमन क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो कौन सा पोटेंशियल? सोर्स। सोर्स का सर। हाँ, और जो सोर्स का होगा वही VR का भी होगा। हाँ सर। अब देखो डायग्राम सब इधर देखो, किसी मोमेंट पर मैं मान लेता हूं इसमें करंट है I1, किसी मोमेंट पर मैं मान लेता हूं इसमें करंट है I2, और किसी मोमेंट पर इसमें करंट, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप सोचिए, जरा सा सोच, या I12 को मैं ऐसा नाम देता हूं, रुक जाओ, IL कर देता हूं, इसको IR लिख देता हूं, और इसको IC लिख देता हूं। सब लोग यहाँ देखो नोटबुक पर। अब ये तो बात पक्का है कि करंट जो इंडक्टर के अक्रॉस जाएगा और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जाएगा वो एग्जैक्टली एक दूसरे का उल्टा होगा। तो या तो मैं यहाँ पर ऐसे IC लिख दूं और फिर बात दिमाग में रखूं कि मैथमेटिकली मुझे वो दोनों का साइन अपोजिट आना है, या उससे अच्छा होगा कि मैं IC को ऐसे लिख दूं, क्योंकि IL और IC का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होगा। यस। यस सर। ये डायग्राम तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए।
IR, IL और IC तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। अब जैसा मैंने कहा कि इसमें तो कॉमन मेरा V है, ये क्यों घूम रहा है भाई? तो IL जो मैं लिखूंगा, ये IL मेरा होगा, जो भी मेरा इनपुट V है, अपॉन XL। जो हमारा IR होगा वो हमारा होगा इनपुट V अपॉन R, और जो हमारा IC होगा वो इनपुट V अपॉन XC होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो नहीं अगर सर। हम टोटल करंट लिखें किसी भी मोमेंट पर, तो यहां पर ये टोटल करंट इन तीनों का वेक्टर सम होगा। तो जब हम टोटल करंट लिखेंगे I, तो ये हमारा होगा अंडर रूट IR का स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का स्क्वायर। ये बात समझ आया कि नहीं? सर ये क्यों हुआ? क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, पक्का? सर नहीं समझा, एक बार बताइए ना क्या किया। नहीं, एक मिनट और रुको। मैं तो इसीलिए इससे पहले इसका एक फेजर बना देता हूँ। तो ये जो IL, IR और IC लिखा, इसका फेजर पहले बनाते हैं। अच्छा सर समझ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी जरूरत है। IR इधर हो गया हमेशा, है ना? IL और IC में कोई एक बड़ा कोई एक छोटा हो सकता है। IL और IC में कौन बड़ा कौन छोटा है मुझे नहीं पता। तो ऐसे समझते हैं, IL ऊपर हो, IL इधर होगा और IC नीचे होगा। ऊपर वाला IL होगा या IC होगा, कौन बताएगा? सर IC होगा। हाँ, वेरी गुड। और नीचे वाला IL होगा। डिपेंड करता है XL और XC के वैल्यू पर, दोनों में से कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा हो सकता है। मैं कोई एक लेके चलता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि IC बड़ा है, तो ये मेरा हो गया IC माइनस IL। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, यही वेक्टर से सम मेरा I होगा, और ये हमारा फाई होगा। तो ये तो I का एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, है ना? बोलिए। हाँ सर। तो इस I के एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें tan फाई मेरा क्या होगा? तो IC माइनस IL अपॉन IR होगा। अभी हमने देखा था IC इज V सब में कॉमन है ना, इनपुट वाला। तो शायद एक ही बार लिख दूं तो समझ जाओगे। 1/XC माइनस 1/XL अपॉन 1/R ऐसा होगा। हाँ सर। बोलिए सोच के। है ना? अच्छा, तो XC इज 1/ωc, तो ये हो गया ωc माइनस 1/ωL अपॉन होल मल्टीप्लाइड विथ R। होल मल्टीप्लाइड विथ R, ये हो गया tan फाई। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखो, ये जो मैं I लिखूंगा,
इस I को मैं V by Z लिखूंगा? बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। इस I को V by Z लिखूंगा, और ये जो मैंने लिखा इसको लिखूंगा V by R का स्क्वायर प्लस, समझ लो, V by XL माइनस V by XC का स्क्वायर। ओह माय गॉड, ऐसा होगा? हाँ सर। तो यहां से पैरेलल सर्किट में देखो, जो 1/z हुआ, अगर ध्यान से आप देखेंगे सारे v को हटाने के बाद एज अ फॉर्मूला, तो 1/z को हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/r का स्क्वायर प्लस, समझ ही रहे हो ना, 1/ωL माइनस ωc का होल स्क्वायर। ऐसा तो आप ये समझ लीजिए कि जो जैसे पैरेलल सर्किट में सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ये पूरा मिला के इक्विवेलेंट इंपीडेंस के लिए ये फॉर्मूला मिल गया मुझे। नहीं समझे? हाँ सर। ये जो आपका Z है, ये Z आपका इक्विवेलेंट इंपीडेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो जल्दी से जरा इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? जी सर। चलिए, अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन से एक आध चीज नोटिस करने की कोशिश कीजिए। सब देखेगा इधर, जस्ट कुछ पॉइंट है उसको नोटिस कीजिए। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो करंट I की वैल्यू क्या होगी? करंट इज V by Z ना? अरे 0 कैसे बेटा, इन्फिनिटी होगा ना। हाँ सर। 1/0 ये इन्फिनिटी हो गया, उसका स्क्वायर रूट, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर करंट इन्फिनिटी होगा। ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट कितना होगा? सर इन्फिनिटी। इस पर भी इन्फिनिटी होगा। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हुआ करता था, उस पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। मतलब 1/z का वैल्यू मिनिमम होगा। मतलब करंट I का वैल्यू क्या होगा? सर मैक्सिमम। मिनिमम बेटा। हाँ सॉरी सर, मिनिमम। 1/z मिनिमम हो रहा है ना, तो करंट V by Z तो मिनिमम होगा ना। हाँ सर। पक्का? सीरीज सर्किट में क्या होता था? उल्टा आई मैक्सिमम हो जाता था रेजोनेंट पे। उसमें मैक्सिमम होता था ना सीरीज सर्किट में। यस। अच्छा, सीरीज सर्किट में ये तो हो गई करंट की कहानी, हम देखेंगे इसको जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया सीरीज, ये हो गया कहानी पैरेलल सर्किट में करंट का। फिर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस पे याद करो, पावर क्या होता था? सर VRMS डॉट IRMS into cos phi। हाँ, तो अरे cos phi तो ठीक है, तो cos phi की वैल्यू 1 हो जाती थी ना ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, तो मैक्सिमम होता था। हाँ सर। तो पैरेलल सर्किट में अगर हम पावर देखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? V²/R। यही होगा ना।
हाँ सर। या तो वी स्क्वायर बाई जेड मतलब यही कहानी होगी, पावर भी मिनिमम होगा इस केस में। हाँ समझ? सर। सो इस केस में क्या होता है, जस्ट ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरा इतनी कहानी तक सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको ये सिर्फ याद है कि सीरीज और पैरेलल थोड़ा उल्टा बिहेव करता है तो शायद आपका मोस्टली काम चल जाएगा। मीन्स देखिएगा ध्यान से, इधर हम एक बार पावर वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक बार मैं करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ऐसा होगा, मिनिमा एग्जिस्ट करता है इसके लिए, परफेक्ट पैराबोला होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कुछ भी होगा, नेचर ऐसा होगा, ये ओमेगा नॉट। और जब ओमेगा नॉट होगा तो करंट आई की वैल्यू वी बाई आर के बराबर होगी मिनिमम, है ना? हाँ सर। पावर की कहानी भी ऐसी होगी, जो हमारा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है, यहाँ पर पावर मिनिमम होगा और ये वैल्यू जेड वाला टर्म सब जीरो हो जाएगा ना, तो 1/z केवल r बचेगा, याद है? यस। तो वी स्क्वायर बाई आर मिनिमम होगा। तो सीरीज और पैरेलल में ये डिफरेंस आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है? जल्दी हाँ से सर। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। पावर सप्लाइड है क्या? सर थोड़ा बेटा? मिनिमाइज करिए ना। पावर सप्लाइड है ना सर्किट? हाँ, इसको क्या मिनिमाइज करूं? हाँ सर। ऊपर वाला तो लिखा था ना शायद, यहीं से लिखना बाकी है ना। अच्छा ओके सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, पावर सप्लाइड है बेटा, V इंटू आई। सर ट्रांसमिशन सर्किट में पावर लॉस और पावर सप्लाइड अलग अलग क्यों होता है? किसमें? ट्रांसमिशन सर्किट जो पावर लॉस होता है ना, वो केवल रेजिस्टर में होता है। तो पावर लॉस के लिए सर्किट के का सिर्फ रेजिस्टर वाला जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके। हो गया? सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया, ठीक है। आगे बढ़ूं? यस। अच्छा, सब लोग सुनो। आप ये तो मैंने क्या किया, जो एग्जांपल आपको पैरेलल सिखाना था उसके लिए तीनों को पैरेलल में ले लिया, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो सीरीज में हो, तीसरा पैरेलल में हो, ऐसा भी हो सकता है जैसे R और L सीरीज में हो, C पैरेलल में हो, या R और C सीरीज में हो, L पैरेलल में हो, किसी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना? हाँ सर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्व ऐसे ही करेंगे, बार बार वो वेक्टर वेक्टर ये सब कहानी ऐसे ही करेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो आप लोग? हाँ सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो जो आयोटा होता था वो तो मालूम है ना? तो वो वाला मेथड यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट यूज करने के लिए। ऑल्दो सिलेबस में है नहीं, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन के टर्म में पैरेलल सर्किट के छोटे क्वेश्चन उससे आपको इजी हो जाएंगे, ठीक है? तो ये जो अभी हम लोग एडिशनल पढ़ रहे हैं
ये है यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर for solving complex parallel circuit। अब दो बार कॉम्प्लेक्स आ गया, क्या करूं मैं। ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी है, लेकिन ये सब नहीं याद करना पड़े तो उसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी से आसानी होती है और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आता था, आई के जैसा सिंबल रहता था। हाँ सर। अब यहाँ पर करंट आई है, इसलिए समझ लेना उसको मैं जे लिख दूंगा, ठीक है, समझे। हाँ सर। तो यहाँ पर मैं उसको जे लिखूंगा और कुछ नहीं, तो केवल ये ध्यान रहे, बाकी तो हो जाएगा, क्योंकि वो करंट आई का सिंबल इसमें हमेशा कंफ्लिक्ट होगा। उससे बेहतर है कि उसके लिए सिंबल जे लेके चलते हैं। तो एक एग्जांपल, जस्ट कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज सी है पैरेलल में और ये एल और इस एल के साथ एक आर सीरीज में है। ऐसे भी एल और आर दोनों वायर से मिलके ही बनता है, तो एल और आर तो हमेशा सीरीज में होते भी हैं। और ये हमारा एसी सप्लाई है मान लो, ये हमारा मान लो एसी सप्लाई है। तो एल और आर में हमेशा सेम करंट होगा। यस। तो इसको मैं लिख दिया आई एल, इसको लिख दिया मैं आई सी। अब फिर एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप पिछली बार के जैसा नहीं कह सकते हैं कि आईसी और आईएल का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा। केवल एल रहता तो कहते, समझ रहे हो। अभी अलग फेज में होगा, बट 180 के ही फेज में होगा ऐसा नहीं है। समझे सब लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ सर। तो यहाँ पर आईएल और आईसी का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी एग्जैक्टली 180 का फेज नहीं है। यहाँ तो आर और एल मिला के जो बनेगा उसका सी के साथ फेज कुछ और होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। और जो हमारा करंट सप्लाई है वो है आई। तो सिंपल किरचॉफ लॉ से I इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। अब अगर हम आई एल लिखेंगे तो एल में एल और आर ये दोनों सीरीज में है ना। अब यहाँ पर आप लोग जरा सा थ्योरी को समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर वाली थ्योरी ये कहती है, सब ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट। ऐसा वाला है क्या इसमें नीचे है तो देखते हैं, रुको 1 मिनट। अगर दोनों बार बार मुझे दोनों नहीं चाहिए, सुनिएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे ये वाला पार्ट होता था, इसको रियल वाला एक्सिस बोलते थे, है ना, और इसको इमेजिनरी बोलते थे। आयोटा वाला एक्सिस यही होता था ना बेटा, वाई एक्सिस जैसा। अच्छा, तो हम लोग ये याद रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो हो गया रियल कंपोनेंट, और जो आयोटा वाला है वो हो गया हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट। तो ये ऊपर वाला प्लस जे और नीचे वाला माइनस जे होगा। हाँ सर। होगा।
अच्छा, तो जो XL होगा उसको हम हमेशा, जो XL हम होगा उसको हम लोग हमेशा J ओमेगा L लिखेंगे। तो यहाँ पर J ये खुद बता देता है इस सिस्टम से कि हम लोग रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सर आर क्या है? आर रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस वाला। हाँ सर ठीक है। समझे? हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखना, ये -J है, यहाँ पर 2 मिनट रुकना सब। तो XC जो होगा वो हमारे हिसाब से -J इंटू 1/ωc होना चाहिए। हाँ सर। होगा भी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में J आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। 1/2। तो ये कुछ ऐसा है 1/J⍵c के बराबर यस सर। है ऐसा, हाँ या ना? हाँ सर। तो आप बस एज अ थंब रूल ये 2 बात याद रख लीजिए कि मुझे XL को J⍵L लिखना है और XC को 1/J⍵ से लिखना है। अगर ये 2 बातें डाइजेस्ट कर गए तो पैरेलल सर्किट जैसा भी हो अब आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पर फेजर बनाया है, ये आप समझ लो यही थ्योरी है पैरेलल सर्किट सॉल्व करने का। कॉमन सेंस है वैसे, ये आपको याद रखना है। अब ये याद रखने का फायदा देखो इधर। अब मुझे ऐसा लिखना है तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा, जो IL है, IL को मैं लिख दिया V/L के लॉन्ग L और R दोनों है, तो R प्लस XL को लिखूंगा तो XL को लिख दूंगा J⍵L। IC को क्या लिखूंगा, V/XC that is 1/J⍵c। ये बात समझ आई? हाँ सर। तो यहां से अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो 1/Z मुझे मिलेगा। तो 1/Z को, ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन जाएगा और कुछ नहीं, रुक जाओ। और I को लिख दिया मैं V/Z। अब सारे V को हटा दो। सारे V को हटाने के बाद अब दुनिया में जब भी कभी मुझे AC पैरेलल सर्किट मिलेगा मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। केवल रूल बना दिया कि इसको J⍵L और इसको 1/J⍵c लिखना है। देखो ये हो गया 1/R प्लस J⍵L प्लस ये ऊपर चला गया J⍵c। J नीचे वाला LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद J² को -1 कर सकते हैं। तो इस 1/J के फैक्टर में कुछ रियल टर्म आएगा और कुछ J का टर्म आएगा। हाँ सर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते थे, कर सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, तो ये तो आप लोग मेरे से बेहतर कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से, तो बीच का स्टेप मैंने छोड़ दिया, आप आंसर बोलेंगे मैं सिर्फ लिखूंगा। तो पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन का रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके बताइए क्या आता है। R/R² -ω² L² वो रियल पार्ट आता है। ठीक है, आ जाएगा। हो गया, बोलिए ना बेटा। हाँ सर। सर हो गया। सबका हो गया? बताओगे रियल पार्ट की नहीं? R/R² -ω² L²। माइनस या प्लस? प्लस। प्लस। प्लस आएगा। R/, सर प्लस, सॉरी, R² प्लस ω² L², ऐसा होगा। यस। J वाला टर्म थोड़ा बड़ा होगा। सर बहुत बड़ा है।
हाँ मैंने नहीं किया है, कोई जो कॉन्फिडेंट हो वो बताओ मुझे। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो पूरा नहीं, So बस omega ओमेगा L एल। finish. तो क्या चाहती है, क्या लिखूं? ओमेगा एल के नीचे ओमेगा ओमेगा एल के नीचे आर हाँ स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसा? हाँ सर। ठीक है चलेगा, हाँ चलेगा। ओमेगा एल कैंसिल, हाँ ठीक है चलेगा ये। तो ये हुआ 1/z। एक मिनट से, ये हुआ 1/z। ये जस्ट मैंने करके देखा, आपको बार बार इतना लंबा एक्सप्रेशन नहीं निकालना पड़ेगा। ये 1/z। तो क्या है कि इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी ज्यादा होती है। ये जो 1/z है ना, इस 1/z को एडमिटेंस कहते हैं। नाम है, कुछ नहीं कर सकते बेटा, मैं मतलब इसको एडमिटेंस ऑफ एसी सर्किट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरेलल में होता है, सीरीज में भी होता था, कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें। समझे? समझे? हाँ सर। दूसरी चीज, ये जो भी पार्ट आएगा, मतलब हर क्वेश्चन, ये कोई थ्योरी तो है नहीं। सर 1/z को एडमिटेंस कहते हैं। हाँ 1/z को एडमिटेंस कैपिटल ए, ठीक है। तो कितना आवाज, तो 1/z को एडमिटेंस कहते हैं। तो ये एडमिटेंस के एक्सप्रेशन में हमेशा कुछ रियल टर्म होगा, कुछ इमेजिनरी का टर्म होगा। हाँ सर। है ना? तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालते थे तो क्या करते थे, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस जो आई का कोफिशिएंट होता था उसका स्क्वायर करते थे। हाँ सर। तो ये जो एडमिटेंस होगा, इस एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड मेरा हो जाएगा, मैं मतलब नहीं लिखने वाला इतना बड़ा एक्सप्रेशन, क्योंकि वो तो एक ऐसा एग्जांपल लिया था। ए का जो रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर और ए का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा टोटल एडमिटेंस, या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एडमिटेंस बोलेंगे। क्लियर है? सर ये कंडक्टेंस जैसा ही हुआ ना? हाँ हाँ, नोमेनक्लेचर अलग है, कंडक्टेंस के जैसा ही है। जैसे 1 रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते थे ना, तो रेजिस्टेंस जे की जगह, रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर जेड है ना? हाँ। तो 1/z को टोटल एडमिटेंस ऑफ सर्किट कहते हैं। तो मतलब कुछ कह नहीं सकते, ये नाम है इसका। क्लियर है ना? तो देखो, एक थंब रूल बना लो हमेशा के लिए। थंब रूल ये है, जब भी कोई ऐसी सर्किट आएगा हम उसको पैरेलल सर्किट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने के बाद एडमिटेंस निकालेंगे। उस एडमिटेंस का कुछ रियल कंपोनेंट होगा, कुछ इमेजिनरी कंपोनेंट होगा। एडमिटेंस भी पूछ सकता है, नहीं तो जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस मिल गया तो आगे का सब कुछ मिलता चला जाएगा। आई बात समझ में? सर ये कॉम्प्लेक्स वाला मेथड हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट के यूज कर सीरीज सकते में नहीं, सीरीज में नहीं, सीरीज में नहीं, पैरेलल के लिए। ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि सीरीज में आपके पास थंब, मतलब ऐसा नहीं कि सीरीज में लगा नहीं सकते, बट सीरीज में लगाने के बाद इतना मेहनत करेंगे तो वही रूल, थंब रूल आएगा जो फेजर डायग्राम में पहले आ चुका है। क्लियर है? ओके सर। अच्छा, और कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। ठीक है? तो जस्ट एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं, कोई भी, कौन सा ले लूं? ठीक है, एक प्रॉब्लम देता हूं जिस प्रॉब्लम के थ्रू इसमें जितने छोटे छोटे टर्म्स हैं पूछ सकता है निकालने को।
तो ये हो गया क्वेश्चन का डायग्राम, और ये हो गया क्वेश्चन का मतलब सब कुछ। इसमें पैरेलल सर्किट में जितना कुछ निकालते हैं सब कुछ इसमें है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल पैरेलल सर्किट को डील कैसे करते हैं। तो वो डायग्राम है और ये क्वेश्चन है। नहीं हो तो दोनों को एक साथ कर देते हैं, रुक जाइए। ये क्यों आता है, सिलेक्ट उसको करते हैं, आता ये है। एक मिनट, डायग्राम इधर, क्वेश्चन इधर। कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, कराऊंगा, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी कोशिश कीजिए। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं बगल में आंसर लिखता चलता हूँ, मैच करने की कोशिश करना है। इसका आंसर दिया हुआ है 166.3 ओम। जो 160 है, दूसरे का दिया हुआ है 1.41 एम्पियर। जीरो पॉइंट 46 और 1.87 एम्पियर। आराम से सॉल्व करो, टाइम लगे तो लगे। ये एक क्वेश्चन क्या है, आपको पूरा एसी सर्किट में जितना कुछ पॉसिबिलिटी है सब सिखा देगा। पावर फैक्टर 0.43। फर्स्ट सबने कर लिया तो मैं फर्स्ट सॉल्व करके दिखाऊं? सर 1 मिनट। चलो देखो, आप लोग कर रहे हो, पीछे से करते रहो, मैं कर देता हूँ। पहले बोला है टोटल इम्पीडेंस। तो देखो, जैसा मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड अगर यूज करते हो तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये एल और सी पैरेलल में है, Yes. और ये सीरीज में है। हाँ सर। तो टोटल इम्पीडेंस जब हम जेड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ये जो भी है उसका इक्विवेलेंट, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं आर प्लस एक्स एल सी, ऐसा लिख देता हूं। ये एक्स एल सी क्या होगा देखते हैं। इसके लिए लिखेंगे तो 1/z इज इक्वल टू 1/xl प्लस 1/xc, ऐसा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से एक्सएल को मैं लिखूंगा j टाइम्स ओमेगा एल, बोलिए। हाँ सर। और xc को 1/j ओमेगा सी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो j ओमेगा सी, ऐसा कुछ बचेगा। हाँ सर। यस सर। तो ये यस सर। कितना हो गया बताइए। डिनोमिनेटर में आ गया j ओमेगा एल और न्यूमरेटर में हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ऐसा कुछ। Yes. अच्छा,
तो ये 1/z आया है, तो 1/z मतलब XLC मैं लिख दूंगा यहाँ के लिए। तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे टोटल इम्पीडेंस Z कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखिए, तो XLC का सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। R प्लस इसको रख देंगे तो J टाइम्स ओमेगा L अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC। ये Z मिल गया, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा आंसर होगा। हाँ सर, बट वो 166 नहीं आता एग्जैक्टली। कितना आता है? 131 आ रहा है। 163.3 आया मुझे। अच्छा। अच्छा, ऐसा आया, सबको अलग अलग आया। हाँ ऐसा कैसे? तो फिर तुम लोग मेरे से मजदूरी करवाओगे लगता है। देखता हूँ इसमें जो आंसर दिया है 163.3 तो दिया है बेटा। हाँ सर, 163.3 एग्जैक्ट है सर। आपने आंसर में 166.3 लिखा है। ओ नहीं, 163.3। मेरे हाँ सर, लिखने में मिस्टेक है, बुक में सही दिया है, मेरे लिखने में मिस्टेक है। 163.3 यस सर। 163.3। आगे मैं सॉल्व करूं या करोगे? हाँ सर, आगे का वो बस फर्स्ट पार्ट का ही है यूज। तो R है 70, चलो मैं कर देता हूँ तुम लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। ये हो गया 70 प्लस J, ओमेगा कितना है? ओमेगा L और C की वैल्यू कितनी है? L 1.5, C 30 माइक्रोफेराड और ओमेगा है हमारा 300, ऐसा? तो 300, L कितना आया था? 1.5 था ऊपर शायद। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू L that is 1.5 into C that is 30 microfarad. So 30 into 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो देखोगे तो 10⁻⁴, 4 + 1 5 और ये 6 को भी हटा दो, यहाँ 0.9 कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो गया 70 प्लस, और ऊपर वाला करोगे तो 450 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया? 4.5 इंटू 0.9 कितना होगा बेटा? 4.5 इंटू 0.9 4.05। तो 1 माइनस 4.05, कुछ ऐसा। सही किया या कुछ गड़बड़ है? हाँ हाँ सर। सर, तब तो सही है। तो 1 माइनस 4.05 मतलब देखो, मुझे अगर करना होगा ना, मैं तो इतना नहीं करने वाला, तो 1 माइनस 4 96 पकड़ लेंगे, मान लेते हैं मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इतना मेहनत, मुझे गधा मजदूरी लगता है। तो ऊपर वाला हो गया 450, नीचे वाले को ऑलमोस्ट 96 लिख देंगे, है ना? बोलो सर 96 क्यों? So 96 कैसे होगा? 96 नहीं, कितना आया? सॉरी, माइनस 3.05 है ना। माइनस I mean 1 माइनस 4 माइनस 3 लिख देंगे, मैं ये कहना चाह रहा था, -3 लिख देंगे। 1 माइनस 4 पकड़ लो तो -3 लिख देंगे, तो -3 लिख देंगे तो ऑलमोस्ट 70 माइनस 150J इसी के आसपास होगा, है ना? तो Z की वैल्यू मेरे से पूछेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो √70 स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ये अप्रोक्स वैल्यू होगा। एग्जैक्टली जो भी निकालना है निकाल के देख लो। सर एग्जैक्टली आता है 163.3। यही 150 करके? नहीं नहीं सर। सर, यहाँ से नहीं, वो हाँ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये हो गया एक आंसर। हाँ
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड में फायदा क्या है कि आपको डीसी सर्किट के जैसा सोचना है, नया कुछ नहीं, केवल टर्मिनोलॉजी सिर्फ नए नए आ जाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह इंपीडेंस वर्ड रहेगा, ठीक है। सेकेंड, हाँ सर। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल करंट? तो वोल्टेज 230 है और टोटल इंपीडेंस 163 आया, तो 230 अपॉन 163 कितना होगा? ये ए पार्ट 1.41 ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में करंट क्या होगा? V बाई जेड का मैग्नीट्यूड यही होगा ना। हाँ सर। और ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मैंने सिखाया था हमेशा आरएमएस ही रहता है, तो ये बाय डिफॉल्ट आरएमएस ही रहेगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो बी का ये 1.41 आता है क्या? हाँ सर आता है। थर्ड, what are the current amplitude in L and C arms of the circuit? तो ये L और C में जो करंट जाएगा उसका एम्पलीट्यूड बताना है। किसी ने किया? सर इसमें V अपॉन एक्सएल करके आ जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड निकाल के? कोशिश करो, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब तो थोड़ी देर कोशिश करो, मैं बता दूंगा, वैसे नहीं बताऊंगा मतलब ये नहीं। तो ऐसा सोचो तो इसमें क्या कर सकते हैं। सही बात, क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ, सोचने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे सोचो कि अगर ये डीसी सर्किट होता तो एलसी वाले आर्म के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट डिवाइडेड बाय एक्सएल और दैट डिवाइडेड बाय एक्ससी हमारा आंसर होता। हाँ सर ठीक है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात। देखिए करके, खुद करके देखिए। सर आपने जो ये कॉम्प्लेक्स वाला बोला वो सीरीज में भी लगा सकते हैं ना? हाँ, सब में लगा सकते हो बेटा, लेकिन सीरीज में इससे थोड़ा मेहनत मजदूरी ज्यादा पड़ जाती है, वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा है इसके लिए। कॉम्प्लेक्स में तो ऑप्शन नहीं है, इसके लिए इसको यूज करते हैं, कहीं भी लगा सकते हो। ओके सर। थर्ड, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ जो डीसी सर्किट में दिमाग लगाते थे वैसा ही लगाइए, इसको घबराओ मत कि एसी सर्किट है। जैसे किरचॉफ्स लॉ में करंट दोनों ओर डिस्ट्रीब्यूट होता था वैसा ही करते चलिए। सर आंसर छोटा आ रहा है इससे छोटा आ रहा है? अच्छा देखते हैं, वैल्यूज का नहीं पता तो सॉल्व करके देखेंगे। पॉइंट 3 आ रहा है एल का। 0.42 आ रहा है। हाँ सर, वो अप्रोक्सीमेटली 0.3 आ रहा है। देखते हैं, हो सकता है आंसर का अभी चेक कर लेते हैं। कैसे किया आप लोगों ने, उससे बताओ मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। चांसेस है गलत होगा आपका। और कोई? सर मैंने तो इम्पीडेंस फाइनल का आंसर जो है रेशियो उसको लेके किया। √2 से मल्टीप्लाई। सर मैंने इम्पीडेंस का रेशियो लेके किया और वो हाँ, करंट। इम्पीडेंस का रेशियो वाला सही अप्रोच है। देखिए 2 मिनट देखिए, मैं डीसी सर्किट के पॉइंट से देखूं
तो इसमें करंट गया I। मैं जब भी I बोल रहा हूं मतलब IRMS बोल रहा हूं, ठीक है। तो उसमें से इसमें गया IL और इसमें गया IC, होगा होगा। हाँ सर। तो मैं सिंपल सा ऐसे कह सकता हूं, सुनिएगा, IL इंटू XL इज इक्वल टू IC इंटू XC। तो IL अपॉन IC ये हमारा हो जाएगा XC अपॉन XL। XC 1/ωc होता है और XL ωL होता है। तो ये हो गया 1/ω² LC, ऐसा कुछ आ गया। तो ω² LC ये वैल्यू तो हम लोग ऊपर कहीं निकाले हैं ना बेटा। कौन बार बार मैं नहीं निकालने वाला इसके लिए, यहाँ पर कहाँ, ये नीचे 4.05 हाँ सर -3.05 4.05 ना। 4.05 हाँ सर ओमेगा स्क्वायर एलसी की वैल्यू ω² LC की वैल्यू 4 आती है 4.05। हाँ सर हाँ सर तो मैं बार बार नहीं निकालूंगा, मैं इसको यहीं पर एक ही बार लिख देता हूँ। 1/4.05, ठीक है। तो मुझे मिल गया IL इज इक्वल टू 1/4.05 IC, ऐसा मिल गया। माइनस साइन के साथ आया था शायद, नहीं माइनस नहीं, प्लस वो था। हाँ वो करने के बाद आया। तो ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। और दूसरा IL प्लस IC ये मिला के हमेशा I होगा। और ये I हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन में मिल चुका है 1.41 शायद। तो IL प्लस IC इज 1.41 दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व करके IL और IC बता सकते हैं। हाँ सर सर IC 0.28 आता है। IC 0.28 आता है और IL सब लोग एक बार चेक करके बताओ फाइनली, मुझे नहीं मालूम। सर नहीं आता। नहीं क्या आता है ये पूछा मैं। और सर IL तो 0.068 आ रहा है। सर हाँ सर सर शायद फेस का कुछ इशू है सर, वो फेस चेंज हो रहा है। सर बट करंट तो उधर कैपेसिटर और एक इंडक्टर है ना, तो शायद से करंट का डायरेक्शन। हो सकता है फेज का इशू आएगा, क्योंकि ये वाला हाँ ये जो I से मैंने इक्वल कर दिया ना, ये जो मैं I से इक्वल कर दिया वो तो तब करता जब ये तीनों सेम फेज में होते, तभी अलजेब्रिकली इक्वल करता ना। हाँ सर वो IL प्लस IC इक्वल टू हाँ, वो एक मैग्नीट्यूड सेकेंड, लेकिन RMS के लिए तो मुझे लगता है कर सकते हैं। वो रेजिस्टेंस ही पूरा एक जे में कॉम्प्लेक्स। एक मिनट, RMS के लिए तो मैं अलजेब्रिकली सम नहीं कर सकता क्या? नहीं सर वो अच्छा। भी फेज सर एक सेकंड क्वेश्चन वापस दिखा सकते हैं? एक सेकेंड मुझे टाइम दो। हाँ कर देता हूँ मैं, एक मिनट, गलती मुझे अपनी समझ आई। अलजेब्रिकली इक्वल नहीं कर सकते,
अलजेब्रिकली इक्वल नहीं कर सकते। एक मिनट, लिखते लिखते काम जाइए। ये सब सही लिखा है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। ये कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अच्छा, फिर भी एक बार हटा देते हैं, एक बार फाइनली कर दूंगा। हाँ, क्या बोल रहे हो सम्यक? सर मेरे को सर क्वेश्चन वापस। ये दोनों तो अलग अलग फेज में होगा। 1.87 और 0.46 का डिफरेंस 1.41 आता है, जो 2 का आंसर है। आता है। दोनों का डिफरेंस, तो जैसा मैंने कहा था ना, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइन में होगा। एल और सी में करंट, नहीं समझे? हाँ सर। तो जस्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपने मन से पहले से ही अपोजिट साइन ले लूं, तो मैं IL माइनस IC को 1.41 लिखूं, आई मीन 1.41, और IC अपॉन IL का रेशियो जो 1/4 आया था वो लिखूं, तो शायद आता है क्या? रफ में करके देखो तो कोई नहीं सर, वैसे नहीं आता है, नहीं आएगा ना। वैसे ज्यादा अलग आता अलग है। फेज में अलजेब्रिकली नहीं कर सकते, इवन RMS एक्चुअली वैल्यू को भी। आपने जो इक्वेशन लिखा था ना, उसमें हाँ, हाँ। थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपने XC/XL इक्वल टू वो लिखा था ना, उसमें XC में वो कॉम्प्लेक्स नंबर डाल के करे तो J² -1 आ जाएगा। हाँ, तो आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। सी वैसे तो कर ही लेंगे, मैं जस्ट एक आसान तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं IC का साइन अभी पहले से ही माइनस ले लूं तो डायरेक्ट, क्योंकि DC सर्किट सॉल्व करने का हम लोगों को आदत है ना, तो मैं कितना भी सिखाऊं एग्जाम हॉल में वही रिपीट करोगे। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्या उससे आता है कि नहीं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर लेके तो सॉल्व हो ही जाएगा, कर ही दूंगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का करें तो सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या है, वो फेज का ही केवल L और C दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में, इसी को कंसीडर करना है। तो वो मैं करंट के डायरेक्शन में पहले ही कर लूं तो क्या मैं लेंदी मेथड से बच जाऊंगा क्या, ये मैं सोच रहा हूँ, और कुछ नहीं। समझे मेरी बात? फाइनल इक्वेशन तो शायद बस सेम ही आने वाले, कि अगर डायरेक्शन कंसीडर किया तो बस एक माइनस साइन पहले से डालने वाले। हाँ सर, सेम ही इक्वेशन आएंगे दोनों के। इक्वेशन सेम आएंगे? हाँ हाँ सर, माइनस साइन ही आ रहा है बस एक। ठीक है, तो मैं प्रॉपरली सॉल्विंग कर देता हूँ। चलिए बड़ा करूं। मान लो कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो जो जनरल मेथड है हमारा ना, जो एक्चुअल मेथड, जनरल नहीं बोलूंगा, जो एक्चुअल मेथड है उसे तो सॉल्व कर ही सर सकते हैं। IC आ रहा है। हाँ सर आया। सर IC मुझे आया, सर IC माइनस IL IC इज इक्वल टू I लेके आता है। आ आता रहा है। है सर। मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, आप समझो, मेरे कहने का मतलब है कि वैसे तो आइडियली जब सर्किट है तो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स मेथड से जाना चाहिए। लेकिन जब मुझे सर्किट में दिख रहा है कि केवल L और C है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड लगाने से क्या होगा, इसी बात का टेक केयर करेगा ना कि IL और IC एक दूसरे के अपोजिट है, यही टेक केयर करता है और कुछ नहीं। आप समझे? हाँ, कुछ और यहाँ पर एक और R लगा होता L के साथ, तब हम ऐसा नहीं करते। लेकिन जब L और C केवल है तो मुझे लालच होगा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर, स्पेशल केस है तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो इस केस में इसीलिए कह रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा था उस हिसाब से, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन लूं, जैसे IL माइनस IC, पिछली बार प्लस लिख दिया था, वो गलती हो गई थी, इज इक्वल टू टोटल I विच हैज ऑलरेडी कम एज 1.41। सर ये एक IC इक्वेशन, माइनस IL होगा। L माइनस C या C माइनस L, डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन में R के लॉन्ग, मतलब C ऊपर था प्लस J में, हाँ C ऊपर था प्लस J में, तो IC माइनस IL लिख दो। IC माइनस IL इज 1.41, और दूसरा कि IC अपॉन IL इज इक्वल टू XL अपॉन XC।
है ना, तो XL ओमेगा L, तो ओमेगा स्क्वायर LC which has already comes out as 4 point कितना था बेटा 05, तो 4.05। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके IC और IL आता है? आता है। हाँ सर आ रहा है। जो आंसर दिया हुआ है, हाँ सर। हाँ ये मैं सिखा रहा था। और अगर एक्चुअली सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स मेथड से तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जहां C और L का लालच दिख रहा है मुझे कि दोनों 180 के फेज में है, तो केवल माइनस साइन ही लगाना है, तो मैं बड़ा मेहनत क्यों करूं, मैं ये कहना चाह रहा था और कुछ नहीं। IC कितना आता है 1.87 1.87 और IL 0.46 एम्पियर। आया समझ में? एक दूसरा देखूंगा जिसमें पैरेलल में केवल LC नहीं है, तो जो एक्चुअल लंबा वाला मेथड है वो भी देख लेंगे। बट कॉम्प्लेक्स कैसे करना है? क्या बेटा कॉम्प्लेक्स में तो कैसे करना है सर इसको? कैसे, अभी सिखाता हूं मैं थोड़ी देर में। कॉम्प्लेक्स से ऐसे करना है कि जो XL लिखा ना, इसको लिख देंगे J इंटू ओमेगा L, हाँ सर। और जो XC दिखा ना उसको हम लोग लिख देंगे 1/J ओमेगा C। हाँ सर, उस केस में अगर हमें पता भी नहीं कि क्या फेज डिफरेंस है तो फिर आंसर तो आने ही वाला है। हाँ तो उस केस में आने ही वाला है ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो जहां L और C है वहां पर उतना मेहनत नहीं करके केवल माइनस साइन से काम चला लेंगे। मुझे एक बात नहीं समझी। बोलिए। सर हमने उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेके ओमेगा एल से डिवाइड क्यों नहीं किया? उससे क्यों नहीं आ सकता? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने कैसे निकाला बेटा? V माइनस IR। हाँ यही सब तो समझना है। ये देखने में लगता है डीसी सर्किट। एक सेकंड में इसको छोटा करता हूँ। आपने क्या सोचा कि टोटल V 230 है सर और IR से 70 इंटू I मिला के उसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लिया, और फिर उसके बाद इन दोनों को जो डीसी वाला मेथड होता है वैसा करने की कोशिश किया, यही ना? हाँ सर। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पोटेंशियल क्यों नहीं होता है, ध्यान से सुनो। जो R के क्रॉस पोटेंशियल होगा, जो L के क्रॉस पोटेंशियल होगा, जो C के क्रॉस पोटेंशियल होगा, ये सेम फेज में नहीं है, अलग अलग फेज में है। तो अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ सर, ओके समझा सर। अलजेब्रिकली इस अलजेब्रिकली आपको लगता होगा कि IR के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और LC कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम हमेशा 230 होगा, ऐसा नहीं है। उसका वेक्टर सम 230 होगा। हाँ तो हम डायरेक्टली नहीं सब्ट्रैक्ट कर नहीं कर सकते। ओके समझा सर। यहाँ भी पैरेलल था L और C, इसलिए डायरेक्टली हम एक दूसरे का माइनस ले लिया। आइडियली मुझे करना नहीं चाहिए था सर। हाँ सर वेक्टर मेथड से अगर वैसे ही करते तो आंसर आता है सर, लाइक वेक्टर से पोटेंशियल ऐड कर दिया। हाँ आएगा, क्यों नहीं? वेक्टर मेथड से आएगा, अलजेब्रिकली नहीं आएगा, वही मैं कह रहा हूँ। वेक्टर मेथड से तो आएगा ही। मैं सरपास इसलिए कर रहा हूं वेक्टर मेथड को क्योंकि मुझे L और C पहले से मालूम है 180 के फेज डिफरेंस पर हैं। यही L के साथ R होता पैरेलल में तो मैं भी झक मार के वेक्टर मेथड नहीं लगाता। नहीं समझा? हाँ सर। यही वेक्टर मेथड से भी हाँ यही सेम क्वेश्चन मैं वेक्टर मेथड से कर देता हूँ C पार्ट, ठीक है? जो तो यहाँ है वो पेपर में करने के लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड सेम ही तो है ना? हाँ वही कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड बोलो या वेक्टर मेथड बोलो, एक ही बात है। वो तो L और C पैरेलल में लालच दिखा इसलिए ऐसा कर लिया, नहीं तो वेक्टर मेथड से भी करेंगे। रुको कर देता हूँ, ठीक है? चलो इसको इरेज करके यही C पार्ट को एक्चुअल मेथड वेक्टर मेथड से करके दिखाता हूँ, ताकि LC के अलावा कुछ भी रहे तो भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिख लो मेथड 2।
वो थोड़ा लेंदी है, इसके लिए अवॉइड करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं लोग। और आपको पैरेलल सर्किट चूंकि नहीं पढ़ना है इसलिए उतना लेंदी पूछेगा ही नहीं। पैरेलल में अगर पूछा भी है तो एल और सी पैरेलल में रहेगा, जहां पर दिमाग लगाने से काम चल जाता है। ठीक है, आइए एनीवे देखिए, जो करंट थ्रू इंडक्टर होगा IL, इसको मैं क्या लिखूंगा देखना ध्यान से, IRMS जो पहले आ चुका है, होल मल्टीप्लाइड विथ आपका XC XL का रेशियो है तो L के साथ C आएगा, तो XC अपॉन XL प्लस XC, ये एक्सप्रेशन समझे, एंड IC C में L आएगा, XL अपॉन XL प्लस XC मल्टीप्लाइड विथ IRMS। हाँ या ना? हाँ सर। ये दोनों लाइन सबको समझ आया? बोलिए बोलिए। गणेश, सौम्यदीप, ये दोनों एक्सप्रेशन समझ आया? हाँ सर। यस आया समझ में? तो ये दोनों एक्सप्रेशन समझ में आया, तो अब वेक्टर मेथड से XC को मैं लिखूंगा 1 अपॉन j ओमेगा C, XL को लिखूंगा j ओमेगा L, और XC को फिर लिखूंगा 1 अपॉन j ओमेगा C। बचना चाह रहा था इससे और कुछ नहीं। होल मल्टीप्लाइड विथ IRMS, इसमें पहले से प्लस माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। होगा ऐसा? रुको मैं IC वाला हटा देता हूं, पहले IL ही कर देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके कैलकुलेशन में j ओमेगा C को LCM लेके हटा दो, तो j ओमेगा C को LCM लेके हटा दोगे तो 1 अपॉन j स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर LC प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ IRMS। आया ना? बोलो, समझा मैंने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करके LCM लेके डिनोमिनेटर हटाया, और कुछ नहीं। बोलो तो सही। हाँ सर। और ओमेगा स्क्वायर LC 4.05 आया है, तो 1 माइनस 4.05 होल मल्टीप्लाइड विथ IRMS, जो कि मुझे 1.41 आया है। 41 था कि क्या था? सर 1.41 ही था। 1.41 ही था। तो देखो ये आपका IL का आंसर आ गया। हाँ सर। जो आंसर दिया है वो आ जाना चाहिए। हाँ सर 0.46 आ रहा। 0.46 है ना, तो ये हुआ एक्चुअल मेथड। ठीक है, अच्छा इसी तरह IC अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा XL अपॉन XL प्लस XC होल मल्टीप्लाइड बाई IRMS। सेम स्टोरी करेंगे तो इसमें भी आंसर आपको आ जाएगा 1.87। और अगर आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली एक में प्लस और एक में माइनस आता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। IL में माइनस आया होगा और IC में प्लस आया होगा। तो ये मुझे पहले से मालूम था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए उस मेथड से सॉल्व किया। अदरवाइज ये हुआ इसको सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड। डन? हाँ या ना? बोलना भाई कुछ। हाँ सर। अब इसका डी पार्ट कीजिए, आई मीन फोर्थ और फिफ्थ। एक ही क्वेश्चन में पूरा पैरेलल सर्किट कवर हो जाएगा। इसको ये मत समझो कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। इसी का एक कोई छोटा सा पार्ट आएगा। तो फोर्थ और फिफ्थ एक बार करो।
सर पावर इनपुट का आंसर क्या है? पावर फैक्टर पूछा है ना? सर पावर इनपुट भी पूछा है, अच्छा, पावर फैक्टर। देखना पड़ेगा मुझे, रुको रुको रुको, कौन सा था? 14 था। नहीं, केवल पावर फैक्टर का ही आंसर दिया बेटा, पावर इनपुट का नहीं दिया। निकाल के देख लेंगे जब आएगा तो हो ही जाएगा ना। VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, सब तो मालूम ही है, तो निकल जाएगा। अगर मतलब पावर फैक्टर मिल गया तो वो मिल ही जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। पावर फैक्टर बताओ ना, सबसे आसान है बेटा। देखो पिछले लेक्चर में कोई भी पावर फैक्टर क्या होता है? R/Z ही होता है ना। देखो डी पार्ट मैंने बताया था कि cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं, है ना? हाँ सर आ गया। तो कैसा भी फेजर हो, cos फाई का वैल्यू तो R/Z के बराबर ही होगा ना। हाँ सर होगा। और R आपका 70 है और Z फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हो। हाँ सर। कितना आया था? 163.3 आया था। हाँ सर। तो अपॉन 163.3 तो कितना है ये? 0.43। कैसा भी फेजर बनाओगे, सब कुछ लेके क्या होगा, जो आपका पोटेंशियल अक्रॉस R है उससे जितने एंगल पर, तो cos फाई तो हमेशा यही आएगा ना। हाँ सर। है समझ में? ई पार्ट बताओ। हाँ सर, ये वाला हो गया। ई वाला में क्या हुआ? I0 करंट पूछा है बस। करंट 0 आया है। पूछा सर्किट कैसे बिहेव करेगा, तो देखोगे इसमें करंट 0 आया है। हाँ सर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर। हाँ सर। तो वैसे जरूरत नहीं है जानने का, लेकिन एक बात समझो, सीरीज सर्किट में कभी भी करंट मैक्सिमम आए ना तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टर सर्किट, जिसको रेजोनेंस कहते हैं। बताया था ना लेक्चर शुरू होते होते। हाँ सर। और पैरेलल में 0 आएगा मतलब करंट को सर्किट रिजेक्ट कर रहा है। तो नाम जानना जरूरी नहीं है, इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे। इसको रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, समझे? अच्छा सर। मतलब रेजोनेंस मोड पे इसको ले जाएंगे तो ये करंट को रिजेक्ट करेगा, वो सिग्नल नहीं कैच करेगा, तो इसको वैसे रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। बट हाँ, इतना नाम आप जानना आपके काम का नहीं है, तो आप इस बात को भूल सकते हैं। एक और पैरेलल सर्किट का ही क्वेश्चन। अच्छा, ये जो पैरेलल सर्किट करा रहा हूं बार बार इस डिस्क्लेमर के साथ कि इतना डिफिकल्ट पैरेलल सर्किट नहीं पूछेगा आपको। पैरेलल सर्किट उतना ही पूछेगा जिसमें कि दिमाग लगाने से काम चल जाए। जैसे L और C पैरेलल में है तो हल्का फुल्का काम चल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और नहीं अगर होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यूज वैसे दिए रहेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, इसको कोशिश कीजिए। वैसे इससे पहले वाला वो एक क्वेश्चन सफिशिएंट है पैरेलल सर्किट समझने के लिए। ये और मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें RC सीरीज में भी दिख रहा है, RL सीरीज में भी दिख रहा है, फिर पैरेलल में भी दिख रहा है, तो सारे कॉम्बिनेशन इसमें हो जाएंगे। हाँ सुनिए, तो इसमें अगर मैं A ब्रांच के रेजिस्टेंस को लिखूं, सुनना सब ध्यान से सुनना, तो केवल इसको मैं लिख सकता हूं 6I नहीं, समझ रहे हो ना, 6 माइनस 8J। हाँ सर। अच्छा, केवल इसको लिखूंगा तो 4 प्लस 3J। यस सर। यस सर। केवल इसको लिखूंगा
तो 3 + 7J, Yes. ठीक है। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर लूंगा, इन दोनों का केवल, तो आई मीन x1 x2 अपॉन x1 + x2 यही आएगा ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट। हाँ सर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो +3J इंटू 6 - 8J डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर दोगे तो 10 - 5J। आप समझे मैंने क्या बोला? सबको समझ आया या मैं सिर्फ लिख के चला गया? जल्दी बताओ। समझा समझा सर। सर। समझा? तो समझा अगर सर। समझ गया तो जल्दी से मुझे IJ में इसको चेंज करके बता दो कितना होगा। सर मुझे आया था 22/5 + 4/5J। ये वाला पोर्शन सॉल्व करके हाँ सर। कितना? 22/5 हाँ + 4/5J। + 4/5J। एक बार बाकी जनता भी सहमति दे दो तो मैं आगे बढ़ूं। सही होगा, ठीक है। अब ये और ये 3 + 7 ये सीरीज में हो गया, हुआ ना हाँ बेटा? सर। हाँ सर। टोटल जेड मेरा कितना हो जाएगा? 22/5 + 3 और 4/5 + 7 ऐसा होगा। तो 5 3 जा 15, 22 + 15, 22 + 5 27, 27 37/5 हाँ सर। प्लस 35 + 4 39/5। यस सर। हाँ सर। तो ये मुझे फाइनली जेड मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? करंट इन ईच ब्रांच, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ब्रांच, पावर फैक्टर, पावर सप्लाइड, सब कुछ चाहिए। तो पावर फैक्टर तो मुझे यहीं से दिख रहा है। हाँ सर। आर वाला पोर्शन यही होगा ना बेटा? यस सर। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट करोगे तो आर वाला पोर्शन तो यही होगा। हाँ सर। तो पावर फैक्टर मुझे दिख रहा है R/Z, दैट इज 37/5 अपॉन √ 37/5 का स्क्वायर प्लस 39/5 का स्क्वायर। सब समझा मैं क्या किया? यस। तो पावर फैक्टर मुझे डायरेक्टली मिल गया। सर कुछ तो 0.47 आया। पक्का? हाँ सर। तो लिख देता हूँ 0.47। एक बार रुको, पावर फैक्टर का पहले आंसर पीछे देखता हूँ, अगर मिल गया तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। पावर फैक्टर कहाँ निकाला है इसमें? मेरा क्या क्या निकाला है बट 0.69 है बेटा। सर तो कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी मैंने। एक बार चेक करके बताओ ना। इसमें तो 0.69 लिखा है पावर सर फैक्टर। 1/z को अगर ऐसे ही लिखते 1/6 - 8J + 1/4 + 3J, तो उससे तो सर रियल पार्ट ही आया। नहीं समझे क्या बोल रहे हो? सर आप 1/z करके नहीं लिख सकते क्या? वो हाँ तो वो करने के बाद भी तो यही रिजल्ट आएगा ना। मुझे से कुछ और नहीं सर, थोड़ा अलग आ रहा है। अलग है। अलग आएगा। एक सेकेंड, जरा सा फटाफट कैलकुलेशन चेक करके बताओ ना, ये वाला पोर्शन सही है क्या? सर पावर फैक्टर 0.68 ही आ रहा है, 69 ही आ रहा है मतलब। इसी फॉर्मूले से ना? हाँ सर। हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। 69 सर। वही बोला था मैं क्या पीछे देख के? हाँ सर। तो 0.68 तो पावर फैक्टर हो गया। अब मुझे करंट इन ईच ब्रांच, ये सब जो जो निकालना है ये सब निकालते हैं।
तो इसका मतलब हो गया, आई मीन जो भी टर्म निकालना है निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर वो टोटल करंट अप्लाइड वोल्टेज से कितना, ये लेंदी काम सब है, चलो फिर भी जेड मिल चुका है मुझे। क्या है कि इसमें कैलकुलेशन गंदा रहता है, इसके लिए मैं अब अगर मुझे करंट निकालना है आई, तो ये आई को मैं क्या बोलूंगा, V अपॉन जेड। V है हमारा 100 और ये जो जेड आया है ना, ये जेड डेसिमल में कितना आएगा, 5 7 जा 35, 7.4 क्या। हाँ सर। और ये हो गया 7.8, 8 7.8। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसा ही, 7.4 प्लस 7.8 जे, ये हमारा करंट होगा V बाई जेड। तो ये रिजल्टेंट लेने के बाद कितना आ जाएगा, 100 अपॉन अंडर रूट 7.4 का स्क्वायर प्लस 7.8 का स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ सर। तो ये तो हमारा करंट आएगा। अब अगर मुझे करंट क्या क्या पूछा है, अक्रॉस ईच ब्रांच, तो ABC जो लिखा हुआ है ना, वो तीनों ब्रांच में मुझे बताना है करंट, है ना। हाँ सर, आ जाएगा। आ जाएगा कैलकुलेशन करके। आंसर मैं लिख देता हूँ, करंट थ्रू ब्रांच C 9.3 एम्पियर है। देखता हूँ पहले आंसर एक जगह लिख दूं। करंट थ्रू ब्रांच C कितना बोला था मैं, 9.3 एम्पियर। करंट थ्रू ब्रांच A, करंट थ्रू ब्रांच B, एक बार देख के बताता हूँ पीछे से। करंट थ्रू ब्रांच C लिखा है, बाकी नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बीच बीच में कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है, देख लेना, सॉल्व करना पड़ेगा। सर पैरेलल में कुछ कम डेटा वाली क्वेश्चंस है क्या? हाँ है ना, मैं जो आज सीट दूंगा ना कम डेटा वाले क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कम डेटा वाले, ये तो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जिसमें एक ही क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटी हो जाए, और कोई बात नहीं है। कम डेटा वाला जो सीट दूंगा ना, उसमें छोटे छोटे हैं। एक्चुअली पैरेलल सर्किट पढ़ना भी नहीं है अपने को। अच्छा रुको, फिर भी एक छोटा सा कोई ढूंढता हूँ, रुको, छोटा सा। एक लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, करो इसको। एक लॉजिकल क्वेश्चन है, जरा से इसको कोशिश कीजिए। इसमें आए का कैलकुलेशन आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत गंदा कैलकुलेशन है, मैं नहीं करना चाहता। छोटे छोटे पैरेलल सर्किट आपको मिलेंगे बुक में और कहीं भी। एसयूवी में तो एक भी नहीं होगा शायद पैरेलल सर्किट कोई। एसयूवी करके देखा किसी ने घर में? ये क्वेश्चन कोशिश करो तो। कुछ समझ आया? हाँ सर, एक मिनट। मतलब एक ब्लैक बॉक्स है तुम्हारे पास जिसमें L, C और R है, कैसे अरेंज है किसी को नहीं पता। तो कहता है जब 250 डीसी सप्लाई करते हैं तो 1 एम्पियर का करंट दिखता है। तो डीसी सर्किट में तो L और C का कोई यूज है ही नहीं। हाँ सर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी मुझे।
सर सीरीज एलसीआर है क्या कि नहीं, देखते हैं, बताता हूँ। पहले बताओ आर किस, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। बोलना भाई, रेजिस्टेंस 250 ओम मिल जाएगा। सर डीसी में हमने एल और सी को इग्नोर क्यों किया? क्या हुआ? सर डीसी में हमने एल और सी को इग्नोर क्यों किया? एल और सी से करंट क्या होता है? आई बाई आर, वी बाई आर होता है ना डीसी में। डीसी में कहाँ इम्पीडेंस होता है? सर बट अगर एल और चार्जिंग सी है, इफेक्ट नहीं करेगा क्या? सुनो, तुम लोगों के दिमाग में आरसी सर्किट और एलआर सर्किट घूम रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। इसीलिए लग रहा होगा, तो बिल्कुल सही घूम रहा है। उसमें करंट टाइम का फंक्शन होता है, लेकिन जिस मोमेंट पर आप स्विच को ऑन किया, डीसी सप्लाई किया, उस मोमेंट पर सी हो या एल हो, इन दोनों से तो कोई करंट, इन दोनों का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। हाँ तो टाइम के स्टार्टिंग साथ में नहीं करंट होता। ग्रो करता है, समझे मेरी बात? तो एक ब्लैक बॉक्स में जैसे ही डीसी लगाया, उसको 1 एम्पियर की रीडिंग आई, बात खत्म। तो वो इनिशियल करंट है, समझे कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो एल और सी कैसे भी लगाया रहे, कैसा भी रहे, डीसी की रीडिंग तो केवल आर पे डिपेंडेंट होगी, है ना? हाँ सर। सर बट टी इक्वल टू 0 पे एल तो इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानते हैं उसका। किसमें? सर जब हाँ, जैसे बिल्कुल, तो वही तो अभी खत्म कहाँ किया मैंने, आपने सुना ही नहीं। हमें तो ये नहीं पता है ना कि एलसीआर अरेंज कैसे है। हाँ सर सर। मतलब कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि जो कैपेसिटर जिस ब्रांच में है वो ब्रांच से कुछ करंट जाना नहीं चाहिए। दो मिनट, दो सेकेंड रुक जाइए ना बेटा, मैं बताता हूँ। अभी तो पूरा खत्म ही नहीं किया, आप सुने ही नहीं। एलसीआर कैसे अरेंज है मुझे नहीं पता। हाँ सर। हाँ बस सर। डीसी बैटरी जोड़ने के बाद करंट दिख रहा है। हाँ सर। तो अगर एल, यानी कि एल जिधर है उधर से तो कोई करंट नहीं जाना चाहिए, आपने अभी बताया। हाँ सर। इसका मतलब है एल के पैरेलल में जरूर आर एग्जिस्ट करता होगा। हाँ सर, समझा। वही मैं बोला था, लॉजिकल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में भी लिखा है ना कि आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है ना? तो करंट की रीडिंग है, मतलब रेजिस्टेंस से करंट जरूर जा रहा है, और एल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, आपने बताया। हाँ सर। यानी कि एल जिधर है उधर से करंट नहीं जा रहा है, मतलब आर से करंट जाने का एक बाईपास रास्ता जरूर है। क्लियर? तो यहां से जो मुझे समझ आता है कि जब तीन चीजें हैं तो या तो तीनों सीरीज में होगा, तीनों पैरेलल में होगा, कोई दो सीरीज में होगा, कोई एक पैरेलल में होगा, यही कहानी होगी। हाँ सर। तीनों सीरीज की पॉसिबिलिटी गई। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एल के साथ आर की भी पॉसिबिलिटी गई। हाँ हाँ सर। सर। तो ऐसा लगता है कि यही होगा कि एक एल, इसको ये करने का सेकेंड स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन में दिया, उस पर भी आते हैं। एक एल, एक सी, और इन दोनों के पैरेलल में एक आर होगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब ये कहां से सपोर्ट होता है? देखो, ये है एल, ये है सी। ये जो ऊपर वाला एलसी सेक्शन है, सब सुन रहे हो? हाँ सर। ये जो हाँ ऊपर सर। वाला एल और सी ही सीरीज में क्यों है, उसके लिए हिंट नीचे दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ये मैक्सिमम होता है और फिर डिक्रीज करता है। हाँ सर, कैंसिल आउट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एल और सी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते होंगे। यस। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एल और सी तो सीरीज में ही होगा, ये पक्का है। सर एक बार फिर से बताएं ना क्या बोला अभी। देखिए, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है ना कि
जब एसी सोर्स लगाते हैं, कुछ भी अपना वैल्यू दे दिया है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट करंट राइजेस विथ फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम होता है सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर। तो ग्राफ बताया था मैंने ना, हाँ सर। जिसमें कि करंट इंक्रीज करता है रेजोनेंस पर। हाँ सर। तो रेजोनेंस पर करंट इंक्रीज तभी कर सकता है जब एल और सी सीरीज में हो। हाँ सर ठीक है। तभी तो एल और सी का दोनों का इम्पीडेंस एक दूसरे को कैंसिल करेगा। हाँ सर ठीक है। हाँ समझा आशीष? हाँ सर समझा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट से मुझे ये पता चला कि क्वेश्चन हमारा कुछ सर्किट हमारा कुछ ऐसा होगा। मुझे अब उसकी वैल्यू एल, सी और आर की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरा इंफॉर्मेशन, जहां पर मैक्सिमम करंट मिलता है वो फ्रीक्वेंसी है 4500। तो 4500 इज इक्वल टू 1/√LC। हाँ सर। तो आर मिल चुका, एल और सी का ये एक इक्वेशन मिल गया। एक और इक्वेशन मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। यस। अच्छा, तो दिया है कि व्हेन एसी सोर्स ऑफ 250 वोल्ट आरएमएस जब करते हैं इतने रेडियन पर सेकेंड पर, तो करंट 1.25 मिलता है। तो यहां से मुझे जेड मिल जाएगा बेटा। हाँ सर मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। समझा आपने मैं क्या बोला? हाँ सर। तो यहां से मुझे जेड की वैल्यू कैसे मिलेगी? जो मेरा VRMS है और जो करंट है इसी का रेशियो होगा ना। तो V हाँ कितना सर। दिया है? 250 दिया है ना। हाँ सर। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट 1.25 दिया है। तो जेड साइड 200 हो गया क्या? हाँ सर। तो ये अरेंजमेंट है, जेड 200 ओम है, तो अब शायद हो जाना चाहिए आपसे। अच्छा कर देता हूं, नहीं होगा तो वो भी करता हूं। देखो अब इन दोनों का देखना ध्यान से, आर के साथ ये पैरेलल में है तो मैं एक ही बार लिखता हूं, शायद समझ लोगे। 1/z, सब इधर देख, 1/z इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ये बात समझे आप लोग? हाँ सर। सर इसमें जे नहीं आएगा? ये दोनों सीरीज में, एल और सी सीरीज में, हाँ सर। और आर के साथ पैरेलल में। हाँ तो सर। जे आएगा, वो करने के बाद ही ऐसा हुआ। सर एक जे बचेगा भी ना, दो जेड के दो कंपोनेंट्स होंगे, रियल और इमेजिनरी। हाँ सर। नहीं, मैग्नीट्यूड यही होगा ना। इमेजिनरी वाला पोर्शन खुद से सोचो ना जरा सा, इमेजिनरी वाला पोर्शन तो केवल इसी के साथ अटैच्ड है ना, ये तो है ही नहीं। हाँ सर, 1/r तो रियल वाला पार्ट है, वो हाँ ओमेगा, हाँ वो अलग सा वो इमेजिनरी वाला पार्ट है। हाँ, तो वी आई बात समझ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर बट मैग्नीट्यूड ये नहीं होगा ना, मैग्नीट्यूड होल रूट 1/r² प्लस 1/ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c²। हाँ सर। ये एक रियल, एक दूसरा इमेजिनरी है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही। ये 1/z नहीं, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये ठीक है। हाँ सर ये ठीक है। ये ठीक है ना। यस सर। अब हाँ मुझे ये। जे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर दो। तो अब मैं लॉ कर ही देता हूँ। तो 1/200 का स्क्वायर, आर मुझे कितना आया था? 250 आया था। तो 1/250 का स्क्वायर, और ओमेगा दिया हुआ है क्वेश्चन में कुछ, तो 200 कुछ 2250 है ना। तो इसको कर दो 2250L माइनस 1/2250C
का होल स्क्वायर। मेहनती काम है ये थोड़ा मेहनती काम है, ठीक है। और एल और सी में एक रिलेशन ऊपर से मिल चुका है हम लोगों को। हाँ तो सर। जब एलसीएम लोगे ना तो एल इंटू सी जो आएगा वहां पर वो लिख देंगे, नहीं समझे? हाँ सर हो जाए। सो 1/200 इंटू 2, तो सीधे सी मिल जाएगा यहाँ से आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 4 ऑप्शन देके इसमें ये पूछा जा सकता है कि एक कैसा सर्किट होगा, लेकिन इसको सॉल्व करके पूछने में ना थोड़ा सा मेहनती काम होता है। देखो ये क्या हो गया, 2250 का स्क्वायर इंटू एल इंटू सी हो गया -1। अब एल इंटू सी की डायरेक्ट वैल्यू ऊपर से रख दो। कहां से? यहां से, यहां से बेटा, यहां से एल इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 1/4500 का स्क्वायर। हाँ सर। तो एल इंटू सी की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पर तो केवल सी बच गया, तो यहाँ से आपको केवल सी मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ सर। 1/200 का स्क्वायर माइनस 1/250 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा मेरा 2250 इंटू 2250 इंटू सी स्क्वायर। और ये पुट करने के बाद आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ होल स्क्वायर का टर्म है, आसान ऐसे हो जाएगी कि ये हो गया 2250 इंटू 2250 और नीचे हो गया शायद 4500 का स्क्वायर, एल इंटू सी 1/4500 का स्क्वायर। तो देखोगे 4500 एग्जैक्टली इसका डबल है, दिख रहा है? हाँ सर। तो कैलकुलेशन थैंक गॉड थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये 2 2, तो ये 1/4, 1 - 1/4 3/4 हो गया ना, और 3/4 का स्क्वायर करेंगे 16/9। तो ये हो गया सीधा सीधा 16 ऊपर कर देता हूँ, नीचे 9 कर देता हूँ। ये हो गया 2250, ये भी हो गया 2250, फिर ये हो गया सी स्क्वायर, और इधर की कहानी तुम लोग देख लो। आई बात समझ में? हाँ सर। तो यहाँ से सी मिल जाएगा, फिर एल भी मिल जाएगा, जो जो चाहिए सब मिल जाएगा, समझे? तो पैरेलल सर्किट नहीं पढ़ने का रीजन ये है कि कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, सिलेबस में मना भी किया है, लेकिन एक सेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए बता दिया। मेरी तरफ से एसी का सिलेबस खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट और एससी भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के लिए असाइनमेंट और एससी भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ओके सर। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके सर। चलिए बाय। थैंक यू सर।